द साइंटिफिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आवर्त का अर्थ होता है बार बार किसी चीज का पुनरावर्तन। जैसे स्कूल प्रतिदिन 12:30 बजे प्रारंभ होता है या प्रतिदिन खाने की छुट्टी 3 बजे होती है। उसी प्रकार तत्वों के गुणधर्मों का भी आवर्तन बार बार होता है। आवर्त सारणी पर चर्चा करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि तत्व क्या है। तो बच्चों, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे चारों तरफ, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी तत्वों से ही बना होता है। प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने कुछ ही तत्वों की खोज की थी। जैसे जैसे ज्ञात तत्वों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे उन्हें व्यवस्थित करके रखने की समस्या भी उत्पन्न होने लगी। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि वर्गीकरण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। बच्चों, अपने अपने घरों में आपने मम्मियों को ड्रावर में कपड़े तह करके रखते हुए देखा होगा। अच्छा, आप ये बताइए, यदि आप कपड़े को ड्रावर में ऐसे ही रख दें और ड्रावर को बंद कर दें, फिर अब आप दूसरी बार जब ड्रावर से कपड़े निकालने के लिए ड्रावर खोलेंगे तो क्या होगा? सारा का सारा कपड़ा आपके ऊपर गिर जाएगा और आपको जो कपड़ा चाहिए वो नहीं मिलेगा। अतः कपड़ों को हम उनकी आवश्यकता तथा उपयोग एवं गुणधर्म के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। इसी प्रकार यदि आपके बुक के संबंध में बात करें तो अगर आपने अपनी बुक्स को किताब, नोटबुक तथा एक्टिविटी बुक के रूप में व्यवस्थित करके नहीं रखा है, तो जब हमें किसी विशेष बुक की आवश्यकता होगी तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। परंतु यदि पुस्तकें व्यवस्थित रखी होंगी तो हमें जो पुस्तक चाहिए वो शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगी। आपने पुस्तकालय में देखा होगा कि पुस्तक के इस विशाल भंडार में से लाइब्रेरियन आपकी मनचाही पुस्तक को तुरंत उपलब्ध करा देता है। यह वर्गीकरण का ही कमाल है। समय के साथ साथ तत्वों की खोज का प्रयास जारी था और इसी समय वैज्ञानिकों को तत्वों के कुछ गुणधर्म तथा उनमें आपस में समानता होने की जानकारी प्राप्त हुई। सबसे पहले अब तक ज्ञात तत्वों को उनकी कुछ विशेषताएं जैसे चमक, तन्यता, आघातवर्धनीयता, द्रवणांक, विद्युत चालकता आदि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। पहला धातु, दूसरा अधातु। परंतु गुणधर्मों का अध्ययन व वर्गीकरण करते समय पाया गया कि कुछ ऐसे भी तत्व ज्ञात हैं जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म मौजूद हैं। ऐसे तत्वों को धातु सदृश नाम दिया गया। अब धीरे धीरे अन्य तत्वों की खोज के साथ साथ उनके सूक्ष्म गुणधर्मों का भी अध्ययन होने लगा था। सन 1800 तक कुल 30 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तभी सन 1817 में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने तत्वों के गुणधर्म तथा उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच संबंध बताने का प्रयास किया। उन्होंने समान गुणधर्म वाले प्रत्येक 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित करके उसे त्रिक का नाम दिया। सारणी में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने पहले त्रिक के रूप में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तत्व को लिया। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 तथा पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39.1 होता है। त्रिक का पहला तत्व 6.9 तथा तीसरे तत्व पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान 39.1 को अगर जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का योगफल 46 होता है। औसत निकालने के लिए 2 से भाग देने पर 46/2 बराबर 23 आता है, जो कि बीच वाले तत्व अर्थात सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः इस आधार पर उन्होंने एक नियम बनाया। एक त्रिक में 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान त्रिक के अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के
लगभग औसत के बराबर होता है। इसे ही डोबेराइनर के त्रिक नाम दिया गया। परंतु यह त्रिक नियम तब तक ज्ञात सभी तत्वों में से केवल 4 त्रिक अर्थात 12 तत्वों पर ही लागू हुआ। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के अतिरिक्त डोबेराइनर का त्रिक और जिन 3 तत्वों पर लागू होता था उसमें से दूसरा त्रिक था कैल्शियम 40.1, स्ट्रांसियम 87.6 तथा बेरियम 137.3। तीसरा त्रिक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का था, जिसमें क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5, ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान 79.9 तथा आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 126.9 था। चौथे त्रिक के रूप में सल्फर, सीलियम और टेल्यूरियम का लिया गया। इसमें सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32.1, सीलियम का परमाणु द्रव्यमान 79.0, टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक 127.6 होता है। बाकी शेष बचे हुए तत्वों पर डोबेराइनर का त्रिक लागू नहीं होता था, इसलिए इस त्रिक को आगे मान्यता नहीं प्राप्त हुई और खोज की श्रृंखला को आगे बढ़ा दिया गया। इस सिलसिले में सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड का नाम वर्गीकरण के संदर्भ में सुर्खियों में आया और उन्होंने अपने अष्टक के नियम के द्वारा तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। न्यूलैंड ने भी अपने वर्गीकरण का आधार तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को ही बनाया और तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। न्यूलैंड ने इस को समानता संगीत के अष्टक से करते हुए इसे अष्टक का नाम दिया। जैसा कि आप सारणी में देख पा रहे हैं कि संगीत के 7 स्वरों के क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। यहाँ सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से शुरू कर भारी तत्वों की ओर ले जाया गया है। जैसे संगीत के 7 स्वरों में सारेगामा में सा का 8वें नंबर पर फिर से पुनरावर्तन होता है, उसी प्रकार हम जिस तत्व से गिनती शुरू करते हैं वहां से 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से मेल खाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम लिथियम के स्तंभ से गिनना शुरू करें तो 8वां तत्व सोडियम आता है और इन दोनों के गुणधर्मों में काफी कुछ समानता मिलती है। उसी प्रकार यदि Mg से गिनना प्रारंभ करते हैं तो 8वां तत्व कैल्शियम आता है। इसका गुणधर्म भी मैग्नीशियम से मेल खाता है। अष्टक नियम के हिसाब से हाइड्रोजन से बेरियम तथा लिथियम से रुबिडियम तक सभी तत्वों के गुणधर्म आपस में मेल खाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। यानी न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी कुछ कमियां सामने आई। पहला, न्यूलैंड ने सभी तत्वों को 7 into 8 के 56 स्तंभों में व्यवस्थित किया। इसके लिए उन्होंने कुछ स्थानों पर 2-2 तत्वों यानी एक ही जगह रखा, जैसे कोबाल्ट व निकिल, सीजियम तथा लैंथेनियम। दूसरा, न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता था, बाकी तत्वों पर यह लागू नहीं होता था। तीसरा, कोबाल्ट तथा निकिल 2 अलग गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखते हुए हैलोजन समूह के साथ उनको रखा गया, जिसके गुणधर्म बिल्कुल भी आपस में मेल नहीं खाते थे। चौथा, कोबाल्ट तथा निकिल से समानता रखने वाले आयरन जैसे तत्वों को उनसे दूर ऑक्सीजन तथा सल्फर जैसे अधातु के साथ स्थान दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। पांचवा, इसके अतिरिक्त नए खोजे जाने वाले तत्वों के लिए भी न्यूलैंड के अष्टक नियम के सारणी में कोई स्थान शेष नहीं रखा गया था। नए तत्वों की खोज तथा उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास निरंतर चलता रहा और इसी क्रम में रशियन वैज्ञानिक मेंडेलीव ने सन 1869 में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान तथा गुणधर्मों पर आधारित एक ऐसी आवर्त सारणी विकसित की जिसे बाद में वर्गीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ।
मेंडेलीव की आवर्त सारणी बनाते समय कुल 63 तत्वों को ज्ञात थे। उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर आवर्त बनाया और साथ में यह भी ध्यान रखा गया कि इन गुणधर्मों की समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती रहे। इनकी सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। विभिन्न निरीक्षणों के आधार पर मेंडेलीव ने अपने आवर्त नियम प्रतिपादित किए। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन में होते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी को आवर्त सारणी के युग में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इस बारे में हम देखेंगे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी पहली आवर्त ऐसी सारणी थी जिसको आवर्त और स्तंभों में वर्गीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं भी थी जिसके कारण उनको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। तो पहली विशेषता थी तत्वों के गुणधर्म भौतिक तथा रासायनिक दोनों उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन में होते हैं। इस नियम को लागू करते समय मेंडेलीव ने परिवर्तन के लिए स्थान शेष रखा था जो अत्यंत महत्वपूर्ण था। दूसरी विशेषता, सभी तत्वों को उनके गुणधर्म के अनुसार उचित स्थान मिले, इसलिए कुछ संदिग्ध तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों की पुनः जांच करके उसमें सुधार किया गया। उदाहरण के रूप में बेरिलियम का परमाणु भार 14.09 से बदलकर 9.4 करके उसे बोरान से पहले स्थान दे दिया गया। तीसरी विशेषता, मेंडेलीव ने उस समय तक खोजे हुए तत्वों के लिए स्थान दिए तथा जो नहीं खोजे गए थे उनके लिए भी स्थान रिक्त रखा। इसमें से 3 तत्वों को उनके नजदीक के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान तथा गुणधर्म के आधार पर उनकी प्रकृति का निर्धारण करते हुए इन्हें क्रमशः एका बोरान परमाणु द्रव्यमान 44, एका एल्युमिनियम परमाणु द्रव्यमान 68 तथा एका सिलिकॉन का नाम दिया। बाद में जब इन तत्वों की खोज हुई तो इन्हें स्कैंडियम यानी Sc, गैलियम Ga तथा जर्मेनियम Ge नाम दिया गया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इनके परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म मेंडेलीव द्वारा बताए गए तत्वों के गुणधर्मों से बिल्कुल मेल खाते थे। सारणी से यह स्पष्ट होता है कि मेंडेलीव द्वारा बताए तत्व एका एल्युमिनियम, जिसे उसकी खोज के पश्चात गैलियम नाम दिया गया, उनके परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्म जैसे घनत्व, द्रवणांक, क्लोराइड व ऑक्साइड का सूत्र व तत्व का स्वरूप लगभग समान था। चौथी विशेषता, मेंडेलीव ने आवर्त सारणी में आदर्श गैसों के लिए कोई भी निश्चित स्थान नहीं रखा था, परंतु 19वीं सदी में जब तत्वों की खोज हुई तो आवर्त सारणी में बिना कोई उलटफेर किए हुए एक शून्य समूह बनाकर उन्हें अलग से स्थान दे दिया गया और मेंडेलीव की इस समस्या का निवारण आसानी से हो गया। अब विशेषताओं के साथ साथ कुछ विषमताएं भी चलती हैं, तो अब हम मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कुछ विषमताओं पर रोशनी डालेंगे। पहला, कोबाल्ट तथा निकेल के पूर्णांक में परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, अतः सारणी में उनके स्थान को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। दूसरा, कुछ समय पश्चात जब समस्थानिक तत्वों की खोज हुई तो समस्थानिक तत्व क्या हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। वो 2 तत्व जिनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक तत्वों के खोज होने पर उनके परमाणु द्रव्यमान अलग होने के कारण उन्हें एक अलग स्थान मिलना चाहिए था, परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होने के कारण उनके पूर्व तत्वों के साथ उन्हें स्थान मिलना चाहिए था। तो ये देखकर उनके स्थान को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो गई। तीसरा, आवर्त सारणी में रखे गए सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में क्रमशः वृद्धि नहीं दिखाई देती थी। चौथा, हाइड्रोजन
रासायनिक गुणधर्म के दृष्टि से हैलोजन तत्व तथा क्षारीय धातुएं दोनों से समानता रखता है, अतः उसका स्थान निश्चित नहीं किया जा सका। जैसा कि सारणी में आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जहां एक ओर अणुसूत्र, धातु तथा अधातुओं के साथ यौगिक के निर्माण में हैलोजन से समानता रखता है, वहीं दूसरी ओर क्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए यौगिकों की दृष्टि से क्षारीय धातु सोडियम तथा पोटेशियम से लगभग समानता दिखाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में दिखने वाली इन कमियों को सुधारने का पूरा प्रयास अंग्रेज वैज्ञानिक मोसले ने किया। उनके इस सुधार को आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दिया गया। इस आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम अपने आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तत्वों के खोज के इस सफर को अच्छे से समझने के लिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आधुनिक आवर्त सारणी पर आने वाला वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें।